जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी विश्वविद्यालय हैं, उन सभी विश्वविद्यालय में आपके एग्जाम होने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर सोशोलॉजी के, यानी समाजशास्त्र के। कब होने वाले गुरुजी? तो 5 मई 2025 को होने वाला है। ठीक है। पेपर कोड क्या है? SOC 304। ये जो क्वेश्चन पेपर है 2023-24 सत्र का है, यानी पिछले साल का ये क्वेश्चन पेपर है। तो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, 100% गारंटी है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है कि आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर में आपके प्रश्न ना पूछा जाए। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ है, आता ही आता है। तो चले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है। बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के व्हाट्सएप पर इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि देखें, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है। तो बीए सेमेस्टर वाला दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो ये आपका अपना ही चैनल है। प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें और इस क्लास को शेयर जरूर करें। ठीक है, चलें बिना देरी के इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाजशास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय समाजशास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं GS घुरिये। ठीक है। अच्छा, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसमें सी ऑप्शन राइट है। ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अच्छा, जब आप लोग गैलरी ओपन करेंगे तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। हालांकि इसमें मेरा नुकसान है, आप लोग जितना ज़्यादा क्लास को देखेंगे उतना ज़्यादा रेवेन्यू अर्न होता है। लेकिन देखें, पैसों के पीछे ना भागें। अगर बार बार क्लास ओपन करेंगे तो उसमें ऐड आएगा। स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे तो जल्दी जल्दी आप गैलरी में स्किप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलें, इसमें सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समाजशास्त्र विभाग पहली बार भारत में शुरू किया गया था। समाजशास्त्र विभाग पहली बार भारत में कहाँ शुरू किया गया था? तो बॉम्बे विश्वविद्यालय में शुरू किया गया था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या पूछा गया है, समाजशास्त्र की शुरुआत कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई थी। समाजशास्त्र की जो शुरुआत है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में किस सन में हुई थी? 1917 में शुरू हुई थी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चले, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से पूछा जा रहा है, भारतीय समाजशास्त्री समाज की स्थापना कब हुई? भारतीय समाजशास्त्री समाज की स्थापना, ठीक है, इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, 1951। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 4 का। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, GS घुरिये का दृष्टिकोण था। GS घुरिये का दृष्टिकोण कैसा था? इंडोलॉजिकल इनका दृष्टिकोण था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 5 का। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, इंडोलॉजी दृष्टिकोण आधारित है सिद्धांतों पर, अनुभवजन्य पद्धति पर, सांख्यिकी पर या फिर पवित्र ग्रंथों पर? बताइए, इंडोलॉजी दृष्टिकोण किस पर आधारित है? पवित्र ग्रंथों पर आधारित है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। कैसे गुरुजी? चलिए एक्सप्लेन करके मैं आपको बता देता हूँ, आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखें, इंडोलॉजी दृष्टिकोण पवित्र ग्रंथों पर आधारित है। कैसे? देखें, इंडोलॉजी जिसे भारत विद्या भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के अध्ययन का क्षेत्र है। यह मुख्य रूप से इसके प्राचीन और शास्त्रीय ग्रंथों जैसे कि वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध और जैन साहित्य और विभिन्न दार्शनिक और कानूनी ग्रंथों के अध्ययन पर केंद्रित है। इंडोलॉजिस्ट इन ग्रंथों का विश्लेषण करके भारतीय संस्कृति, धर्म, इतिहास, दर्शन और भाषाओं को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो अनुभवजन्य है, जबकि सिद्धांत और अनुभवजन्य पद्धति का उपयोग अनुसंधान में किया जाता है, जो आपके ऑप्शन में दिया है। ठीक है, सांख्यिकी का उपयोग कुछ पहलुओं के विश्लेषण में किया जा सकता है। इंडोलॉजी का प्राथमिक आधार पवित्र ग्रंथ ही है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका जो क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए, बीए सेमेस्टर वाला एक ऐसा चैनल है जो आपको क्वेश्चन पेपर के साथ साथ उसको सॉल्व भी कराता है और आपके डाउट भी क्लियर करता है और आपसे एक भी चार्ज नहीं लेता है। ठीक है, तो ये आपका बेस्ट चैनल है और सबसे ज़्यादा मेहनत कोई करता है यूट्यूब पर DDU के लिए तो बीए सेमेस्टर वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करेंगे। ठीक है, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखें। और देखें, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो और एग्ज़ाम होने के बाद इस नंबर पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपके जो जूनियर बच्चे हैं उनको मैं क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा सकूं, जैसे मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1957 में प्रकाशित हुई थी द महादेव कोली, ये एक बुक है। ठीक है, द महादेव कोली
और यह लिखी गई किसके द्वारा लिखी गई, तो यह लिखी गई है डी.एन. मजूमदार के द्वारा। द महादेव कोली किसने लिखा है, डी.एन. मजूमदार ने लिखा है। डी ऑप्शन आपका राइट है। पूछेगा आपके एग्जाम में द महादेव कोली का प्रकाशन कब हुआ था, 1957 में। किसने लिखा है, डी.एन. मजूमदार ने। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, संरचनात्मक प्रकार्यवाद केंद्रित है, किस पर केंद्रित है, तो यह आपका सामाजिक स्थिरता पर केंद्रित है। ठीक है, सोशल स्टेबिलिटी पर आपका सामाजिक प्रकार्यवाद केंद्रित होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एम.एन. श्रीनिवास का जन्म हुआ था। एम.एन. श्रीनिवास का जन्म 1916 में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था, 1916 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, प्रभु जात की अवधारणा किसने दी। ठीक है, डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा किसने दी, बताइए। बिल्कुल एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जात की अवधारणा दी थी, डोमिनेंट कास्ट की। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, एम.एन. श्रीनिवास ने ब्राह्मणीकरण, ठीक है, ब्राह्मणीकरण शब्द को प्रतिस्थापित किया, किस आधुनिकीकरण से प्रतिस्थापित किया था, पश्चिमीकरण से, धर्मनिरपेक्षता से, या फिर संस्कृतिकरण से, बताइए। एम.एन. श्रीनिवास ने ब्राह्मणीकरण की शब्द का जो प्रतिस्थापन है वो संस्कृतिकरण से किए थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, संस्कृतिकरण है, संस्कृतिकरण क्या है, तो उच्च प्रमुख जाति की दशा में सांस्कृतिक गतिशीलता। ठीक है, कल्चरल मोबिलिटी इन द डायरेक्शन ऑफ अपर डोमिनेंट कास्ट। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक लिखी थी, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, तो इसको लिखने वाले एम.एन. श्रीनिवास हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, और इसमें जो देखें डी.पी. मुखर्जी हैं, इरावती कर्वे हैं, जी.एस. घुरिये हैं, और जो एम.एन. श्रीनिवास हैं, इनकी दो पुस्तकों के नाम हमको याद रखने हैं, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। ठीक है, देखें, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन जो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, एम.एन. श्रीनिवास हैं। ठीक है, चलें देखें, यह पुस्तक जो आप लोगों ने यह पुस्तक देखा, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इस पुस्तक में क्या है, तो यह पुस्तक भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तनों जैसे संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण जैसी अवधारणाओं पर चर्चा करती है। ठीक है, अब आपके जो डी.पी. मुखर्जी हैं, इनकी दो पुस्तकों के नाम याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, डी.पी. मुखर्जी, इनका पहला पुस्तक का नाम है, देखें, समाजशास्त्र का परिचय, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है। इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी, आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, तो भारतीय समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी। अच्छा, नेक्स्ट पुस्तक है भारतीय संस्कृति और समाज, इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी। अच्छा, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हिंदी में भी पूछ सकता है, इंग्लिश में भी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है, डी.पी. मुखर्जी ने। इसमें क्या है, तो भारतीय सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक परंपराओं का विश्लेषण है इसमें। ठीक है, चलिए, इरावती कर्वे के दो मुख्य पुस्तकों के नाम आपको याद रखना है, युगांत, महाभारत के पात्रों का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विश्लेषण है इस बुक में, और इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बुक है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, कई बार ये आपके एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, इरावती कर्वे ने, और इस बुक में क्या है, भारतीय परिवार और रिश्तेदारी प्रणाली का अध्ययन है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है जी.एस. घुरिये, इनकी दो पुस्तकों के नाम आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये बुक कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है, आप लोगों को पता भी होगा। कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक में क्या है, भारतीय जाति व्यवस्था पर एक मौलिक ग्रंथ है। कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी, जी.एस. घुरिये ने। इंडियन साधु पुस्तक किसकी है, जी.एस. घुरिये की। इसमें क्या है, भारतीय सन्यासियों और धार्मिक संप्रदायों का अध्ययन है। ठीक है, चले इसमें जो नेक्स्ट है आपको याद रखना है, एम.एन. श्रीनिवास,
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी 2 पुस्तकों के नाम आपको याद रखने हैं। पहली पुस्तक है आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। इसमें क्या है, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण जैसी अवधारणाओं की व्याख्या की गई है इस बुक में। और सेकंड बुक है इनकी द रिलीजियस एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ए कोर्ग विलेज। ठीक है, इसमें क्या है, कोडव समुदाय का नृवंशीय विज्ञान का अध्ययन है। ठीक है, चलें, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने समझाया है। देखिए क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर मोस्टली करना है सभी को, ताकि सभी बच्चे के पास ये क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है दोस्तों। ठीक है, चलें, ये मैंने बता दिया। हम लोग कहाँ थे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक किसने लिखी है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, एम.एन. श्रीनिवास ने। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अब ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एम.एन. श्रीनिवास ने जाति को एक के रूप में देखा, खंडी प्रणाली के रूप में देखा, कार्यात्मक प्रणाली यानी फंक्शनल सिस्टम के रूप में, या सोशल सिस्टम यानी सामाजिक व्यवस्था के रूप में, या इकोनॉमिक सिस्टम यानी आर्थिक प्रणाली के रूप में। तो एम.एन. श्रीनिवास ने जाति को किस रूप में देखा है, तो इन्होंने जाति को एक खंडीय प्रणाली के रूप में देखा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम लोग क्या पूछा गया है आपसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछा गया है, A.R. देसाई का जन्म हुआ था। अक्षय रमणलाल देसाई का जन्म 16 अप्रैल 1915 में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, इसमें क्या है, इंग्लिश में देखिए, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बुक को किसने लिखा है, अक्षय रमणलाल देसाई ने लिखा है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक किसने लिखी है, अक्षय रमणलाल देसाई ने। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखें, अग्रणी भारतीय समाजशास्त्रियों में से कौन किसान आंदोलन के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। किसान आंदोलन से अक्षय रमणलाल देसाई जुड़े हुए हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि संबंध में भारतीय वर्ग संरचना का विश्लेषण करते समय मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग कौन करता है। तो ध्यान दीजिएगा, कृषि संबंध में भारतीय वर्ग संरचना, ठीक है, इसका विश्लेषण करते हुए मार्क्सवादी सिद्धांत का जो उपयोग करता है वह अक्षय रमणलाल देसाई करते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चलें, अच्छा, यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिया गया है। देखें, अक्षय रमणलाल देसाई ने अपनी पुस्तक रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया और अन्य लेखों में भारतीय ग्रामीण समाज की वर्ग संरचना को मार्क्सवादी दृष्टिकोण जैसे वर्ग संघर्ष, भूमि संबंधों में शोषण, जमींदारी व्यवस्था आदि से समझने का प्रयास किया। ठीक है, अच्छा, जो अक्षय रमणलाल देसाई है वे मानते थे कि भारतीय कृषि व्यवस्था में सामंती और पूंजीवाद संबंधों का मिश्रण है, जिसमें भूमिहीन मजदूरों का शोषण होता है। ठीक है, बाकी जो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, जो डीपी मुखर्जी हैं, कार्ल मार्क्स हैं, और आपके जो जीपी मर्डॉक हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए आप। ठीक है, ये किससे संबंधित हैं। देखें, डीपी मुखर्जी, उन्होंने भारतीय समाज की ऐतिहासिक सांस्कृतिक विशेषताओं पर जोर दिया। मार्क्सवादी विश्लेषण में इनका प्रमुख कोई नहीं है। ठीक है, कार्ल मार्क्स, हालांकि मार्क्स ने पूंजीवाद और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, लेकिन उन्होंने विशेष रूप से भारतीय कृषि व्यवस्था का अध्ययन नहीं किया है। ठीक है, पूंजीवाद और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया है, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, ये तो आप लोग 5 सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जीपी मर्डॉक, वे एक कार्यात्मकवादी समाजशास्त्री थे, जिन्होंने परिवार और सामाजिक संरचना के सार्वभौमिक पैटर्न पर काम किया है। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन थे, इसमें से खास करके जो 18 नंबर है, इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखें, A.R. देसाई, अक्षय रमणलाल देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के कितने चरणों की पहचान की है। तो कुल 5 चरणों की पहचान की है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन विलेज पुस्तक लिखी है। इंडियन विलेज, ठीक है, इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखी है। इंडियन विलेज को लिखा है श्याम चरण दुबे ने। ठीक है, SC दुबे इनका नाम है।
श्यामचरण दुबे इनका पूरा नाम है। और इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा जाएगा तो 1958 में, ठीक है, इंडियन विलेज नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। चले, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, AR देसाई के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है में परिवर्तन। अच्छा, अक्षय रमणलाल देसाई के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है समाज की संरचना में परिवर्तन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी में परिवर्तन। चले, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चले, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, ठीक है। देखिए, पूछा गया है द रिमेम्बर्ड विलेज पुस्तक किसने लिखा है। द रिमेम्बर्ड विलेज जो पुस्तक है इसको M.N. श्रीनिवास ने लिखा है। पूछेगा कि प्रकाशन कब हुआ था, तो 1978 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। 1978 में इसका प्रकाशन हुआ था द रिमेम्बर्ड विलेज का। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है ब्राह्मणीकरण की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया। ब्राह्मणीकरण की जो अवधारणा है इसको M.N. श्रीनिवास ने प्रस्तुत किया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है S.C. दुबे यानी श्यामचरण दुबे ने भारतीय ग्राम समुदाय, गांव, जाति या संस्कृति किसका अध्ययन करने के लिए संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण लागू किया। तो श्यामचरण दुबे ने भारतीय ग्राम समुदाय का अध्ययन करने के लिए संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण लागू किया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 24 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दुबे द्वारा यानी श्यामचरण दुबे द्वारा अध्ययन किया गया है हैदराबाद के पास का प्रमुख गांव कौन सा है। तो श्यामचरण दुबे ने हैदराबाद के पास जो गांव का अध्ययन किया था वो समीरपेट है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है 25 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है S.C. दुबे ने यानी श्यामचरण दुबे ने का अध्ययन करने के लिए संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण लागू किया। तो श्यामचरण दुबे ने भारतीय ग्राम समुदाय का अध्ययन करने के लिए संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण लागू किया था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 26 का। यही क्वेश्चन सेम यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, 24 और 26, ठीक है, ग्राम समुदाय। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। देखिए, भारत में जाति प्रथा इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों का बच्चा है जो गंगा और यमुना के मैदान में पला है और वहां से देश के दूसरे भागों में ले जाया गया है। यह कथन किसने दिया है। यह स्टेटमेंट G.S. घुरिये के द्वारा दिया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखें, पूछा गया है G.S. घुरिये ने जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताएं बताई। G.S. घुरिये ने जाति व्यवस्था की 6 विशेषताओं को बताया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है 28 का, ठीक है। G.S. घुरिये द्वारा जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताएं बताई गई हैं, 6 विशेषताएं। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ग्रामीण नगरीय समुदाय की विवेचना में यह निष्कर्ष किसने दिया है कि भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया औद्योगिक विकास का परिणाम नहीं है। G.S. घुरिये ने दिया है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 29 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें, G.S. घुरिये के विचार से निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा नगरीय संरचना से संबंधित नहीं है। नगरीय संरचना से सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी आपका संबंधित नहीं है। बाकी अस्थायी स्तरीकरण, जनसंख्या की विभिन्नता और सामाजिक पृथकता ये संबंधित है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चले, अब इसको एक्सप्लेन करने का समय आ गया है, ठीक है। देखें, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। G.S. घुरिये के विचार से सामाजिक गतिशीलता नगरीय संरचना से संबंधित नहीं है, ठीक है। देखिए, G.S. घुरिये ने सामाजिक संरचना की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। इनकी 4 विशेषताएं इन्होंने बताई थी। देखें, अस्थायी स्तरीकरण, ठीक है, जिसमें नगरीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण स्पष्ट और अस्थायी होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। जनसंख्या की विभिन्नता, नगरों में विविध जाति, धर्म, भाषा और व्यवसाय के लोग रहते हैं। सामाजिक पृथक्करण, नगरों में सामाजिक समूहों के बीच दूरी और पृथक्करण पाया जाता है, ठीक है। लेकिन सामाजिक गतिशीलता नगरीय संरचना की कोई मूल विशेषता नहीं है, बल्कि यह एक सामान्य सामाजिक प्रक्रिया है जो ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में देखी जा सकती है, ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पूछा क्या गया है, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं D.N. मजूमदार। सी ऑप्शन आपका राइट है 31 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डीएन मजूमदार के संदर्भ में भारत की जनजातियों की अधिकांश समस्याओं का कारण है। क्या कारण है? बाहरी समूहों से सांस्कृतिक संपर्क। डीएन मजूमदार के संदर्भ में भारत की जनजातियों की अधिकांश समस्या यही है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बुक का नाम दिया गया है। बुक का नाम क्या है? द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, चलें सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है। देखिए राधा कमल मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मूल्य क्या है? राधा कमल मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मूल्य क्या है? सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त लक्ष्य। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। अब चलिए इसको एक्सप्लेन करके मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए राधा कमल मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मूल्य वे हैं जो सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त लक्ष्य होते हैं। ठीक है, देखिए राधा कमल मुखर्जी का मानना था कि सामाजिक मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत और स्थापित आदर्श होते हैं जो व्यक्तियों के व्यवहार और लक्ष्यों को दिशा प्रदान करते हैं। ये मूल्य समाज में एकता और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 है राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों को किन दो मुख्य भागों में वर्गीकृत किया है? तो राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों को जो दो मुख्य भागों में विभाजित किया है वो साध्य और साधन मूल्य हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। साध्य मूल्य क्या होते हैं और साधन मूल्य क्या होते हैं ये भी आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, देखें भारतीय इतिहास की सांस्कृतिक व्याख्या करने वाले प्रमुख विद्वानों में डीपी मुखर्जी और एमएन श्रीनिवास शामिल हैं। ठीक है, ये नहीं है, कहाँ चला गया ये, यहाँ पर है। देखें राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों को साध्य तथा साधन मूल्य में वर्गीकृत किया है। साध्य मूल्य क्या होते हैं और साधन मूल्य क्या होते हैं? देखें साध्य मूल्य वे अंतिम लक्ष्य या आदर्श होते हैं जिन्हें समाज या व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, जैसे सत्य, न्याय, स्वतंत्रता आदि। साधन मूल्य क्या होते हैं? तो साधन मूल्य वे मूल्य होते हैं जो साध्य मूल्यों को प्राप्त करने के साधन या फिर तरीके बताते हैं, जैसे ईमानदारी, अनुशासन, सहयोग इत्यादि। ठीक है, यह भी क्लियर हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने भारतीय इतिहास की सांस्कृतिक व्याख्या दी है? भारतीय इतिहास की सांस्कृतिक व्याख्या किसने दी है? भारतीय इतिहास की सांस्कृतिक व्याख्या देखिए डीपी मुखर्जी और एमएन श्रीनिवास दोनों ने दी है, लेकिन डीपी मुखर्जी का नाम सबसे ऊपर आता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 36 का। कैसे? चले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, आपके डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपके क्वेश्चन भी। ठीक है, देखिए भारतीय इतिहास की सांस्कृतिक व्याख्या करने वाले प्रमुख विद्वानों में डीपी मुखर्जी और एमएन श्रीनिवास शामिल हैं। ठीक है, दोनों शामिल हैं, लेकिन जो डीपी मुखर्जी हैं इनका नाम ऊपर आता है। ठीक है, डीपी मुखर्जी ने भारतीय समाज की सांस्कृतिक परंपराओं और उनके ऐतिहासिक विकास पर जोर दिया और जो एमएन श्रीनिवास थे इन्होंने संस्कृतिकरण जैसी अवधारणाओं के माध्यम से भारतीय समाज की सांस्कृतिक गतिशीलता को समझाया। ठीक है, और जो आपके ऑप्शन में जीएस घुरिया और एससी दुबे हैं इनके बारे में भी जान लीजिए। इन्होंने मुख्य रूप से सामाजिक संरचना, जो जीएस घुरिया हैं सामाजिक संरचना, और जो श्यामचरण दुबे हैं ये निर्वंशी विज्ञान से जुड़े हैं, न कि सांस्कृतिक इतिहास की व्याख्या से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। चले क्वेश्चन नंबर इसमें 37 आपका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय समाज पर अपने अध्ययनों में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाया? तो ये डीपी मुखर्जी थे। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 38 नंबर। देखें सन 1958 में 1958 में डाइवर्सिटीज नाम से लिखी गई पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इस लेखक का नाम है डीपी मुखर्जी। ठीक है, डाइवर्सिटीज नाम से लिखी गई पुस्तक किसने लिखी है? डीपी मुखर्जी ने। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे बुक के बारे में पूछा जा रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ नामक पुस्तक के लेखक
डीपी मुखर्जी हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इरावती कर्वे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो इरावती कर्वे के अनुसार, ठीक है, जो विशिष्ट नातेदारी संज्ञाएं हैं ये उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, गोत्र बहिर्विवाह का प्रचलन भी है और परिहार तथा परिहास संबंध भी है उत्तर भारत की नातेदारी में, लेकिन मातृवंशी जो परंपरा है ये उत्तर भारत के नातेदारी व्यवस्था से संबंधित नहीं है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। चले क्वेश्चन नंबर 41 आपसे क्या पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा गया कि दक्षिण भारत में एक वंश क्रम से संबंधित नातेदारों के समूह को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया जाता है। तारवाड़ के नाम से संबोधित किया जाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरावती कर्वे ने भारत में नातेदारी व्यवस्था से संबंधित व्याख्या किस पुस्तक में प्रस्तुत की हैं। तो जो मैंने आपको बुक बताया, ठीक है, इस बुक के बारे में किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इस पुस्तक में इरावती कर्वे ने, ठीक है, भारत में नातेदारी व्यवस्था से संबंधित व्याख्या प्रस्तुत की है। अच्छा, अगर आप लोग की पॉइंट पढ़े थे अच्छे से तो इस क्वेश्चन को एकदम आराम से गोला लगा सकते हैं, आराम से इस क्वेश्चन को आप समझ सकते थे। ठीक है, 42 का ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, आईपी देसाई ने भविष्य में भारतीय परिवार की प्रकृति का विश्लेषण किस रूप में किया। सीमांत संयुक्त परिवार के रूप में किया है। बी ऑप्शन आपका राइट है, मार्जिनल जॉइंट फैमिली के रूप में। ठीक है, 43 का बी ऑप्शन आपका राइट है। चले आपको एक्सप्लेन करके मैं बता देता हूँ, देखें, देखने का प्रयास करेंगे ध्यान से। आईपी देसाई ने भविष्य में भारतीय परिवार की प्रकृति का विश्लेषण सीमांत संयुक्त परिवार के रूप में किया है। देखिए ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। आईपी देसाई ने अपने अध्ययन में तर्क दिया कि भारतीय परिवार पूर्णतः यानी पूर्ण रूप से संयुक्त नहीं है, न ही पूर्ण रूप से एकल यानी केंद्रित है। ठीक है, बल्कि यह सीमांत संयुक्त परिवार का रूप ले रहा है, जहां परिवार के सदस्य औपचारिक रूप से अलग अलग घरों में रह सकते हैं, लेकिन आर्थिक, सामाजिक और भावात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। ठीक है, अच्छा, उन्होंने इस संरचना को पारंपरिक संयुक्त परिवार और आधुनिक एकल परिवार के बीच का एक संक्रमणकालीन रूप माना। ठीक है, चले अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया, क्वेश्चन नंबर 43 भी हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। इसमें भी आपसे बुक का नाम पूछा गया है, सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं आईपी देसाई। ठीक है, और जितने भी बुक दिए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 44 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय में जाति गतिशीलता की माप की जा सकती है उसका नाम संस्कृतिकरण है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 45 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पश्चिमीकरण का परिणाम है। तो भारत में पश्चिमीकरण का परिणाम है जाति प्रथा में शिथिलता, विवाह का संक्षिप्तीकरण, संयुक्त परिवारों का विघटन, ये सभी पश्चिमीकरण का परिणाम है। डी ऑप्शन आपका राइट है 46 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लौकिकीकरण शब्द का अर्थ है कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता था उसे अब वैसा नहीं माना जाता है। यह कथन किसका है। ये स्टेटमेंट दिया गया है एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है 47 का। चले क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछा गया है, एम.एन. श्रीनिवास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक आधार प्रभु जाति से संबंधित नहीं, डोमिनेटेंट कास्ट से कौन सा संबंधित नहीं है। देखिए राजनैतिक प्रभाव ये भी प्रभु जाति से संबंधित है डोमिनेट कास्ट से, और इसमें जो आपका संख्या शक्ति है यह भी, और भूस्वामित्व, ये तीनों आपके प्रभु जाति से संबंधित है। ठीक है, लेकिन जो आपका नगरीय प्रवास में वृद्धि है ये प्रभु जाति से यानी जो डोमिनेट कास्ट है इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 48 का। कैसे गुरुजी, चले आपको एक्सप्लेन करके बता देते हैं ताकि आपको एक भी डाउट रह ना जाए। ठीक है, देखिए एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत आधार प्रभु जाति जो डोमिनेंट कास्ट है इसकी आधार के अनुसार एक प्रभु जाति के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। 4 प्रकार के लक्षण होते हैं। कौन कौन से, राजनैतिक प्रभाव, पॉलिटिकल पावर, और आर्थिक शक्ति जैसे भूस्वामित्व, लैंड ओनरशिप,
उच्च जाति प्रतिष्ठा, हाई रिचुअल स्टेटस, संख्या शक्ति, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, ये 4 प्रकार के, ठीक है, लक्षण होते हैं प्रभु जाति के अनुसार, एम एस श्रीनिवास के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें कौन सा आपका नहीं था, तो इसमें देखें आपका नगरीय प्रवास में वृद्धि आपका नहीं था, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 48 का। क्लियर हो गया डाउट? बिल्कुल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखें श्यामचरण दुबे ने परंपराओं के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस परंपरा का उल्लेख नहीं किया। तो देखिए श्यामचरण दुबे ने परंपराओं का उल्लेख किया है शास्त्रीय परंपराएं, क्षेत्रीय परंपराएं और स्थानीय परंपराएं, क्लासिकल ट्रेडिशन, रीजनल ट्रेडिशन और लोकल ट्रेडिशन। इन्होंने परंपरा का उल्लेख किया इन तीनों परंपराओं का, लेकिन आधुनिक परंपरा का उल्लेख श्यामचरण दुबे ने नहीं किया है, ठीक है। मॉडर्न ट्रेडिशन का फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद, ठीक है। इसमें भी आपको की पॉइंट मिलेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरा का लक्षण नहीं है, परंपरा का लक्षण कौन सा नहीं है। देखिए परंपरा में स्टेबिलिटी होती है, अस्थायित्व होती है, जाहिर सी बात है अगर परंपरा है तो अस्थायित्व होना जरूरी है। रेगुलेशन होते हैं, नियामकता होती है, और इसमें जो है आपका अनुभव सिद्धता भी होती है, ठीक है, एप्रीसिज्म जिसे बोलते हैं। लेकिन परिवर्तनशीलता यह परंपरा का लक्षण बिल्कुल भी नहीं है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। अब चले इसको मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूं ताकि आपका कोई भी डाउट रह ना जाए, ठीक है। देखिए परंपरा के लक्षणों में स्थायित्व, नियामकता और अनुभव सिद्धता शामिल है। परंपरा का मूल स्वरूप स्थिर और नियमित होता है, जो पीढ़ियों से चला आ रहा होता है और अनुभव पर आधारित होता है। लेकिन परिवर्तनशीलता परंपरा का लक्षण नहीं है, क्योंकि परंपरा में परिवर्तन की गुंजाइश कम होती है, ठीक है। क्लियर हो गया? यदि कोई चीज़ लगातार बदलती रहती है तो वह परंपरा नहीं कहलाएगी, ठीक है। ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए, क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो गए, क्वेश्चन पेपर भी मैंने दे दिया। तो प्लीज़ एक क्लास को लाइक करके जाएंगे, शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।